मैंने कहा तो वेदों में पहले से लिखा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, वो एक ही है। मैं पुलिस नहीं ज्वाइन करना चाह रहा था, मेरा इच्छा नहीं थी। मेरा जो थिंकिंग था वो मैं सोचता था कि मैं आईएएस वगैरह बनूंगा और उसी में अपना कुछ काम करूंगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में नक्सलाइट की थी। देखिए, नक्सलाइट इस बात को विश्वास करते हैं कि पावर कम्स आउट द बैरल ऑफ द गन। कई अंडरवर्ल्ड के गैंग थे, दाऊद इब्राहिम गैंग था, छोटा राजन गैंग था, अरुण गवली गैंग था, उसके ऐसे कई जो है इस तरह के गैंग वहां पर काम करते थे। कोई पैसे वाला व्यक्ति, लोगों ने अपने बच्चों की शादी जो है 5 स्टार होटलों में बंद कर दी। इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदना बंद कर दी। 400 से 450 के आसपास अंडरवर्ल्ड के लोग मारे गए। इस विषय में विफल रहा उनको कंट्रोल करने में। दुर्भाग्य इस बात का, उनको आप अरेस्ट भी करते थे, गिरफ्तार भी करते थे, जेल में जाकर के जेल से ऑपरेट करते थे। हम लोग बोलते हैं कि एनकाउंटर तो हो जाते हैं। इंडस्ट्री में कुछ लोग काम करने वाले जो अंडरवर्ल्ड का सहारा लेते थे अपने काम के लिए, प्राइवेट काम के, इन लोगों को बाद में परेशानी भी होती थी। भगवान कृष्ण बोलते हैं, सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, सज्जनों की रक्षा करो और दुर्जनों का विनाश करो। कि इनडायरेक्टली कोर्ट और जुडिशरी के लोग भी इस बात से खुश थे कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। और मुझे मेरा लगता है मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे नीचे के जो लोग थे वो चलाते रहते थे। 30 साल से ज्यादा पुलिस सर्विस में मैंने जितनी सैल्यूट ली वो मैंने पॉलिटिक्स में आने के बाद 1 साल में ब्याज सहित वापस कर दी। नमस्कार गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज मेरे साथ सत्यपाल सिंह जी है, हु इज अ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने एक्सेप्ट करा ये पॉडकास्ट करने के लिए मेरे साथ। दिस इज आई थिंक माय बिगेस्ट पॉडकास्ट येट, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। तो आज हम शुरुआत करेंगे सर आपके थोड़े स्टार्ट ऑफ द करियर से। हम लोगों की जर्नीज डिस्कस करते हैं हमेशा पॉडकास्ट पे। तो आपका जो, पहले तो ज्यादा लोग आई डोंट नो ये जानते हैं नहीं कि आप एक एमफिल इन केमिस्ट्री है, आपने अपना एमबीए ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाके करा है। देन यू बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर। तो पहले जो आपकी जर्नी थी उस टाइम पे 70s में लोग ज्यादा इंडिया से बाहर भी नहीं जाते थे, कैसे उसने आपको शेप करा या चेंज करा, या कैसे आपने बाहर जाने का उस टाइम डिसीजन लिया पढ़ने के लिए? देखिए अखिल, मैं गांव का रहने वाला एक किसान परिवार का बेटा। मैं ज्यादातर गांव में ही पढ़ा हूं। हमारे गांव में 5वीं क्लास तक का स्कूल था। पास के बगल के एक गांव में जो है फिर 6ठी 7वीं 8वीं का स्कूल था। तीसरे गांव में वहां से मैंने 9th से लेकर के 12वीं किया। बाद में हमारा एक टाउन है बागपत का, जिसको हम बड़ौत कहते हैं, ब्रोड। उस बड़ौत में मैंने बीएससी और एमएससी वहां से मैंने किया। ओके। जैसे मैंने कहा कि मैं गांव में पढ़ा हूं, लेकिन पढ़ने में काफी, जिसको हिंदी में हम बोलते मेधावी, काफी इंटेलिजेंट बच्चा था। और मुझे याद आता है कि मैं जब दूसरी क्लास में पढ़ता था, उस जमाने में जिसको आजकल के बच्चे टेबल बोलते हैं, हाँ जी। हम लोग पहाड़े बोलते थे। अच्छा, ओके। तो पहाड़े याद करते थे, टेबल याद करते थे। उस जमाने में जो किताब मिलती थी पहाड़ों की, वो 40 तक मिलती थी, अप टू 40। ओके। 40 दुनिया 80 या 40 या 120 ऐसे करके। जब मैं दूसरी क्लास में था तो मुझे 45 तक, 45 तक टेबल याद थी। माय गॉड। और वो टेबल इस तरह से याद थी कि आप मुझे कोई भी पहाड़ा बोलो और उसको रिवर्स भी अगर बोलो तो रिवर्स मुझे याद था। तो मुझको अच्छी तरह याद है कि 5वीं क्लास के बच्चे, उस समय हमारे हेडमास्टर होते थे सुखबीर सिंह जी, मेरी टांग के नीचे से बच्चों को निकलवाया था जब मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। अच्छा। और मैं 7वीं क्लास से 6ठी में मैं दूसरे नंबर पे था, क्योंकि हमारे एक टीचर का बच्चा साथ में पढ़ता था, उसको फर्स्ट कर दिया। 7वीं क्लास से लेकर के जब तक मैं पढ़ा, आई ऑलवेज टॉप्ड द क्लास। वाओ। ऑलवेज टॉप द क्लास।
मेरे मन में कभी आता नहीं था कि मैं नंबर 2 पे आ सकता हूँ, ये कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आया। मेंटालिटी शुरू से नंबर 1। मेंटालिटी ये थी कि नंबर 1 आना ही मुझको, नंबर 1 आना है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी मेमोरी, याददाश्त बहुत अच्छी थी। एक बार पढ़ लिया, फिर मुझे लगता था कि अब मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, कहीं को 10 क्या बार बात पढ़। है। तो मैं दूसरी किताबें बहुत पढ़ता था, और मैं बचपन से बहुत ही धार्मिक किताबें बहुत पढ़ी, सैकड़ों किताबें पढ़ी। मैं 10वीं में था तो 10वीं से मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू किया, अच्छा, और मैं धार्मिक विषय पे बोलता था, भगवान पे बोलता था, आत्मा पे 10वीं बोलता, में। धर्म पे बोलता था, ये मुझमें मुन के बोलता था। हमारे यहाँ आर्य समाज का प्रचार बहुत है, उसके उसमें जाते थे, कार्यक्रमों में जाते थे। मैंने, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, हमारे यहाँ क्या था, सिस्टम ऐसा था कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता था उसको कहते इसको साइंस साइड पढ़ना चाहिए। जो बच्चे कमजोर होते थे उनको आर्ट साइड पढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत थोड़ा सा, हमको ज्यादा मालूम नहीं था साइंस में इतना क्या होता है, हमको इतना नहीं होता उस जमाने में। लेकिन एक ट्रेंड था कि जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में उसको साइंस। उसको साइंस पढ़ना चाहिए। जी। तो मैं साइंस पढ़ा। हम लोगों ने एबीसीडी 6ठी क्लास में पढ़ना शुरू किया, एबीसीडी लिख एबीसीडी पढ़ना शुरू 6ठी क्लास में 6ठी किया, क्लास से इंग्लिश। शुरू अच्छा। किया। हाँ, हम लोगों को, हम तो हिंदी को उसके 12वीं क्लास हम लोग हिंदी मीडियम में किया। जब हम मैं बीएससी में आया तो बीएससी में क्योंकि हमारा इंग्लिश मीडियम था, तब हम अंग्रेजी में पढ़ते थे। लेकिन हमारे टीचर पढ़ाने वाले भी, उनको इतनी अंग्रेजी नहीं आती थी, वो भी बीच बीच में हिंदी बोलते थे क्योंकि गांव गांव का माहौल था। लेकिन हम लोग लिखते इंग्लिश में थे, हाँ। इंग्लिश में पेपर आता था, इंग्लिश में लिखते थे। तो मेरा क्या हुआ कि साइंस के उसमें, साइंस पढ़ने में, धार्मिक को पढ़ने के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जो वेद हैं, इस देश की संस्कृति का मूल वेद है। जी। जितनी विद्याएं हैं, जितना साइंस है, जितना विज्ञान है, सब वेदों से निकला है। बिल्कुल। ये महर्षि दयानंद ने बोला, लाखों करोड़ों वर्षों से हमारे ऋषि महर्षि सब यही बोलते रहे। बिल्कुल। तो मेरा एक ही वो था कि मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता था। अच्छा। वैज्ञानिक बनकर मैं क्या करूंगा, मैं दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस बात को सिद्ध करूंगा कि वेद में जो दिया हुआ है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। हम्म। ये कोई कर्मकांड के या केवल यज्ञ करने के ग्रंथ नहीं है, ये विज्ञान के ग्रंथ हैं, ज्ञान और विज्ञान के ग्रंथ क्या हैं। बात है। उनको लेते हुए मैं उस पढ़ा, और मैं जब एमएससी किया तो उसके बाद मैं बाहर जाना चाहता था, विदेश। उस जमाने में बोलते थे जो विदेश जाएगा, अमेरिका वगैरह जाएगा, उसको ज्यादा उसको मानते थे। और हमारे यहाँ उस जमाने में, मैंने 76 में एमएससी किया। हमारे यहाँ उस हिसाब से इतनी अच्छी, ये भी हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ इतनी अच्छी लेबोरेटरीज नहीं थी, साइंस इतनी डेवलप्ड नहीं थी। अमेरिका वगैरह काफी डेवलप्ड था। तो 2 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने मुझको स्कॉलरशिप ऑफर की है। ओह। एक शिकागो की यूनिवर्सिटी थी, उस एक में, उसमें जो मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी ने कितना दिया, एक में $400 पर मंथ था, एक में $350 पर मंथ था। उस टाइम तो बहुत होता था। उस जमाने में बहुत होता था। तो मैं जाना भी चाहता था। मेरे पिताजी जो हैं कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको थोड़ा सा अधिकारियों में आते जाते थे। वो विशेष रूप से फौज के अफसरों के पास जाते। हमारे जो अंकल थे उनको फौज का अफसर बनाना चाहते थे, लेफ्टिनेंट वगैरह, और नहीं बन पाए, वो अलग बात है। तो मैंने कहा पिताजी को, मेरा तो स्कॉलरशिप आ गया। तो हमारे पास का एक गांव है, मेरा गांव जैसे बासुली, उससे 2 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव है, उसको सूफ। तो वहां का एक लड़का ऐसे ही पढ़ करके और अमेरिका चला गया, मेरे से पहले की बात है। वो अमेरिका से वापस नहीं आया, वहीं शादी वगैरह कर ली। तो हमारे पिताजी को लगा ये लड़का पढ़ने में इतना होशियार है, हम 2 भाई थे, एक मेरा से छोटा, ऐसा ना हो इसके ये भी जो है वहीं जा करके बस जाए, सेटल हो जाए। बोला भाई मेरी तो ऐसी इच्छा नहीं है कि आप बाहर, जब मैं तो चाहता हूँ। उनको इतना नहीं जानते थे, आईएएस आईपीएस नहीं जानते थे वो, लेकिन इतना जानते थे एक कप्तान बनता है एक सर्विस से, एक से कलेक्टर बनता है। तो बोलता मैं चाहता हूँ या तो तुम कलेक्टर बनो या तुम कप्तान बनो। तो मैं एमएससी करने के बाद दिल्ली आ गया।
दिल्ली एमफिल में एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ मैं हॉस्टल में रहने लगा। हमारा हॉस्टल का जो माहौल था वो जुबली हॉल बड़ा फेमस हॉस्टल था। सबसे ज़्यादा बच्चे सिविल सर्विसेज में जुबली हॉल से आते थे। पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी, पूरा जेएनयू, मैं कह सकता हूँ जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, सबसे ज़्यादा बच्चे अगर किसी हॉस्टल के आते थे उस ज़माने में जुबली हॉल जुबली हॉल के आते थे। माहौल ऐसा था। हमारे पिताजी की इच्छा थी तो मैं क्योंकि पीएचडी करने लगा, या मैं केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा था, एमफिल हो गई, पीएचडी करने लगा। तो मैं क्योंकि साइंस का आदमी, केमिस्ट्री फिजिक्स, मैंने सोचा उस जमाने में 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता था सिविल सर्विसेज के लिए, तो मैंने लिया। बाद में क्या हुआ कि मेरा एक जो सीनियर था, पीएचडी करता था, एक संधू नाम का एक लड़का था, उसने ऐसे कंपटीशन दिया। ही वॉज ऑल्सो गेटिंग द स्कॉलरशिप। उसमें रूल ऐसा था कि इफ यू आर गेटिंग स्कॉलरशिप यू कैन नॉट जो है गिव एनी टेस्ट फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आप किसी कंपटीशन में नहीं जा सकते। उसका जो है उसको मालूम चल गया कि वो कंपटीशन उसने सिविल सर्विस का दिया है, और वो बात सबको मालूम चल गया उसका स्कॉलरशिप कैंसिल हो गया। हम लोग क्योंकि गरीब परिवारों से थे, साधारण परिवारों से, हमारे पास इतना तो पैसा नहीं था कि हमें 400 रुपये, मुझे भी 400 रुपये मिलता था यहाँ। अच्छा। तो मुझे CSR का स्कॉलरशिप था, और उसके बाद फिर मैंने टर्न का मैं यूजीसी का स्कॉलरशिप, मेरा 400 रुपये, वहाँ $400, यहाँ 400 रुपये पर महीने मंथ का स्कॉलरशिप मिलता था। उसमें हमारा काम चल जाता था। 50-100 रुपये में बचा भी लेते थे महीने में। इतना ही खर्चा होता था। तो हमारे पिताजी, तो मैं एक दिन अपने प्रोफेसर से मिलने गया। प्रोफेसर RP सिंह, he was head of the department and he was my supervisor in PhD। मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर मैं कंपटीशन देना चाहता हूँ। उसने बोला आपको मालूम नहीं है आपके सीनियर के साथ क्या हुआ, आप कंपटीशन नहीं दे सकते, तो पहले PhD करो, बाद में जो है कंपटीशन देना। तो मैंने कहा सर कंपटीशन तो देने का उम्र होता है, PhD का तो उम्र नहीं है। आदमी जो है 30 साल की उम्र में PhD कर सके, 40 साल की उम्र में कर सकता है, लेकिन कंपटीशन में देने का, सिविल सर्विसेज देने का तो उम्र है। उसने मना कर दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है, एक ही काम कर सकते हो। उनकी जो पत्नी थी वो मेरे से बड़ा वो करती थी, मैं तो गांव का आदमी, और ये भी मेरे से बड़ा प्रेम करते थे, प्रोफेसर RP सिंह। वो कहते थे गांव का लड़का है, अच्छा लड़का है। और मुझे कई बार बोलते थे, जैसे शहर के लड़के क्या जरा सी बात पर थैंक यू सर ऐसे करते थे ना, मैं नहीं करता था। मैं नहीं करता था, तो मुझे बोलते थे वो, देखो ये शहर के लड़के, हो सकता है उसका गांव के बैकग्राउंड के रहे होंगे वो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे थे। देखो देखो ये जो है ना, हर एक बात है थैंक यू करते हैं, ये चापलूस होते हैं ज्यादातर। और मुझे पसंद करते थे, मैं तो थैंक यू बोलता ही नहीं था। टीचर को क्या थैंक यू बोलना, उनके अंदर काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उनके पास आता जाता था, हॉस्टल में रहता था। तो उसकी वाइफ ने बोला लड़का बोल रहा है, इसको अलाउ कर दो ना, क्या है। उसने मेरे सिफारिश किया, शिवा से बोला कि देखो, उसकी वाइफ के उसमें हो गया, बोला एक शर्त पे अलाउ कर सकता हूँ, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि आप कंपटीशन दे रहे हो। अच्छा। क्योंकि मैं किसी को अलाउ नहीं करता। मैंने कहा ठीक, एग्रीड। तो मैं सवेरे से लेकर शाम तक लेबोरेटरी में केमिस्ट्री की मैं PhD कर रहा था। तो वहां तो खड़ा रहना पड़ता है पूरे दिन। पूरे दिन आप खड़े रहोगे, अगर छुट्टी लोगे तो लोगों को मालूम चलेगा कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। तो मैं PhD अपना करता था, रात को पढ़ता था। और मैंने सोचा है केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत मेहनत लेती है, तो मैंने कहा ऐसे सब्जेक्ट लूं जो मुझे कम से कम पढ़ना पड़े और मैं अपनी तरफ से ज्यादा लिख सकूं। तो मैंने क्या किया, सोशियोलॉजी और इतिहास, हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री वैसे पढ़ना पड़ता है जनरल स्टडीज में। सोशियोलॉजी ऐसा है, धर्म क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, लिख सकते हो उस पे लंबा, कुछ भी लिख सकते हैं। और क्योंकि मैं दूसरी किताबें बहुत पढ़ता था कॉलेज में, जैसे मैंने आपको बताया, धार्मिक फिलोसफी, ये मैं पढ़ता ही था, बोलता भी था। तो मैंने वो ले लिया, नियम बनाया कि मैं रोजाना 4 घंटे पढ़ूंगा।
जिस दिन 4 घंटे नहीं पढ़ता था, जिस दिन 3 घंटे पढ़ूंगा, उस अगले दिन 5 घंटे पढ़ूंगा। 4 घंटे ऑन एन एवरेज। ईश्वर की इच्छा, हमारे पिताजी माँ बाप का आशीर्वाद में पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका First क्लियर attempt। हो गया? नॉट ओनली दैट, रिटिन एग्जाम में, रिटिन टेस्ट में आई वाज इन टॉप 10 पूरे इंडिया में। ओह वाओ। पूरे इंडिया में। इंटरव्यू के कारण मैं नीचे चला गया। मुझे बहुत कम नंबर दिए इंटरव्यू बोर्ड ने, क्योंकि मुझको मालूम है कोई कोचिंग लिया नहीं कभी, न कंपटीशन के लिए कोचिंग लिया, न इंटरव्यू के लिए कभी कोचिंग लिया। मैं सोचा क्यों पैसे देना, हम तो जो ओरिजिनल है ऐसे जाएंगे। हाँ, क्या बात है। हाँ, नेचुरल। उस नेचुरल के चक्कर में मुझको मालूम नहीं था, बोर्ड में एक दो आदमी थे जो मेरे से उनका कन्फ्रंटेशन कर बैठा। एक उसमें मुस्लिम एक्सपर्ट था, उसने मेरे से सवाल पूछा। मैं कोई लंबा तो नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। उसने मेरे से सवाल पूछा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन हिंदुइज्म। इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन हिंदुइज्म, इस्लाम का हिंदू धर्म पे क्या प्रभाव है? मैंने बोला नहीं, कोई प्रभाव नहीं, उल्टा है, ये हिंदू धर्म का इस्लाम पर प्रभाव है। तो उसमें जो है थोड़ा सा उसने और कुछ वो पूछे, मैं माना नहीं उनकी बातें। तो बोला तो इस्लाम धर्म जो है एक ईश्वर मानता है। मैंने कहा तो वेदों में पहले से लिखा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वो एक ही है। सदाधार पृथ्वी ध्यामुते माम, मतलब तो सब वो था, वो तो एक ही है, उसने बनाई ये दुनिया। वो थोड़ा सा नाराज इस बात से हुआ कि आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड का है। एक दूसरे ने मेरे से, मुझे याद है अभी तक, आईआईटी चेन्नई का प्रोफेसर था या परहैप्स डायरेक्टर, उसने मेरे से सवाल पूछा केमिस्ट्री पर। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट, केमिस्ट्री से पूछा, इसका फार्मूला कुछ पूछा, मैंने बोला, उसने बोला कि गलत हो आप। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहां उसमें नहीं, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे ही लगा, इसमें बाद में मुझको मालूम चला कि कभी भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब मैं रियलाइज होगा, मुझे शायद 30-35% मार्क्स दिए इंटरव्यू में। जो मैं इतना टॉप 10 में था, एकदम जो है IFS IAS की कैटेगरी से निकल करके IPS में आ गया। तो मतलब आपका प्लान नहीं था IPS में ना, शुरू से जाना? मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं पुलिस नहीं ज्वाइन करना चाह रहा था, मेरा इच्छा नहीं थी। मेरा जो थिंकिंग था वो, मैं सोचता था कि मैं IAS वगैरह बनूंगा और उसी में अपना कुछ काम करूंगा। तो मैं तो ईश्वर की इच्छा ही ऐसी थी कि मैं IPS लिखा था वो डेस्टिनी थी। मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने फिर एक बार कंपटीशन दिया, दोबारा कंपटीशन में मैं कस्टम इनकम टैक्स मिल गया मुझको। तब तक मैं सर्विस ज्वाइन कर चुका था, मैंने कोई फायदा नहीं, फिर अपना भाग्य में जो है IPS ही है। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ अखिल कि ईश्वर की इच्छा थी, बहुत अच्छा हुआ। मुझे कोई भी पछतावा, कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो पुलिस सर्विस के कारण बैठा हूँ। क्या बात। मैंने, ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मैंने जहां भी काम किया वहां लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा काम हुआ। लोग, सारी हिंदुस्तान मुझको जानता है, एज पुलिस कमिश्नर के रूप में जानता है। सांसद के रूप में इतना नहीं जानता जितना पूरे देश के अंदर मुझे पुलिस कमिश्नर के रूप में जानता है। सर, वो आपका कैरेक्टर भी डिपेक्ट करता है ना, कि आपने जो चीज करी आपने उसी में ही सफलता भी पाई। हाँ, तो ये जो एक पॉइंट आपका एक प्रश्न था, तब मैं जाना चाहता था, तब मैं नहीं जा पाया, सर्विस में आ गया। लेकिन क्योंकि मेरी एक बार इच्छा थी, तो मैं जब यहाँ पर CBI में काम करता था, तब मुझे मौका मिला कि मैं बाहर, मैं MBA को CBI में जब मैं आया तो मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में काम करता था। अच्छा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में बहुत से बिजनेस की ऐसी चीजें थी जो लगता था हम नहीं जानते हैं। तो मुझे लगता था मुझको MBA करना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। ओके। At what age was this? इस बात बिकॉज ये समझ लीजिए कि मेरा आई वाज अराउंड 30 से ऊपर हो गया, 30 प्लस। अच्छा, ओके। उसके बाद में गया। क्या बात है। तो सर, जो आप जैसे फिर IPS ऑफिसर बन गए, और आपका ज्यादा जो टेन्योर रहा वो महाराष्ट्र के अंदर ही रहा। बिल्कुल। क्या उस टाइम, मैं जानना चाहता हूँ सर, वो जो एक
टाइम था जब आप वहाँ पे एज एन आईपीएस ऑफिसर, एएसपी या कमिश्नर पुलिस मुंबई के, जब भी आप रहे, क्राइम ब्रांच में रहे, उस टाइम पीक ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं हम, बॉम्बे में या महाराष्ट्र में वो चल रहा था पूरा, जो एक अंडरवर्ल्ड का जो बिल्कुल पूरा ठीक। था, बॉम्बिंग्स थी। क्या माहौल था सर, कैसे आप उन चीजों को टैकल करते थे, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे विद द अंडरवर्ल्ड? दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ अंडरवर्ल्ड से पहले। मैं महाराष्ट्र में एक नाम सुना होगा आपने, गढ़चिरोली एक जिला है। हाँ जी। गढ़चिरोली जिसको हम एक ट्राइबल जिला बोलते हैं या फॉरेस्ट जिला बोलते हैं, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में नक्सलाइट की थी। नक्सलाइट की, हाँ जी। ये आंध्रा और अभी जो है, अभी तो ये छत्तीसगढ़ हो गया, उससे मिला हुआ जिला है। मेरी वहाँ पोस्टिंग थी, मैं फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर था तो भी पोस्टेड एसपी। उससे पहले सब जो डिपार्टमेंटल होते थे जनरल हो जाते थे। ओके। देखिए, नक्सलाइट इस बात को विश्वास करते हैं कि पावर कम्स आउट द बैरल ऑफ द गन, इसलिए बंदूक रखते हैं, इलीगली रखते हैं। वो कहते हैं जिसके पास बंदूक है, जिसके पास ताकत है, उसी का राज्य है। तो वहां इन लोगों को समझा तो सकते नहीं आप, वहां तो मरने मारने वाली बातें हैं। ठीक है, वहां से मैं आ गया सीबीआई में, दिल्ली में आया था। दिल्ली में एक मिनिस्टर का मैं प्राइवेट सेक्रेटरी होता था, केंद्रीय मंत्री का। यहाँ से मैंने सीबीआई ज्वाइन कर ली, दिल्ली में सीबीआई में रहा। मैं दिल्ली से जब मैं वापस गया, मेरी पोस्टिंग जो है मुंबई, छोटा कट शॉर्ट करने के लिए मेरी मुंबई पुलिस में मेरा पोस्टिंग हो गया। वो जो बात कह रहे हैं आप, 95 के आसपास मुंबई शहर की हालत बहुत खराब थी। अंडरवर्ल्ड का राज था, कह सकते हैं। कई अंडरवर्ल्ड के गैंग थे, दाऊद इब्राहिम गैंग था, छोटा राजन गैंग था, अरुण गवली गैंग था, उसके जैसे कई जो है इस तरह के गैंग वहां पर काम करते थे। आपस में इनकी सुप्रीमेसी उन्होंने बम्बे को बांटा हुआ था। कि ये इलाका तेरा ये है। इलाका मेरा है, ये इलाका तुम्हारा है, इसमें तुम नहीं इंटरफेयर कर सकते। इस तरह का वहां चलता था, एक दूसरे को लोग मारते थे, एक्सटॉर्शन बहुत होता था। हालत ऐसी थी उस जमाने में, कोई पैसे वाला व्यक्ति, लोगों ने अपने बच्चों की शादी जो है 5 स्टार होटलों में बंद कर दी। माय गॉड। इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदना बंद कर दिया। सब डर के मारे। एकदम इतना माहौल था, खौफ का माहौल था। जो भी करेगा उसको फास्ट फोन जाता था, उससे पैसा मांगते थे, या तो पैसा दीजिए। बहुत लोगों को गोली मार दी गई। ये माहौल था। हमारा कानून इस विषय में विफल रहा उनको कंट्रोल करने में। दुर्भाग्य इस बात का, उनको आप अरेस्ट भी करते थे, गिरफ्तार भी करते थे, जेल में जाकर के जेल से ऑपरेट करते थे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 95 के बाद धीरे धीरे करके देश के अंदर वो भी आने लगे, मोबाइल फोन आने लगे। लेकिन उस समय भी वो मिले हुए रहते थे। मेरे ख्याल, मुझे लगता है कि 95 से पहले या 96 से पहले, हम लोगों को सबसे पहले 95 में मोबाइल फोन मिले। उससे पहले मुझे लगता है कि वहां दूसरे जो फोन है या जैसे भी उनका सिस्टम होगा, जेल प्रशासन पूरी तरह से एकदम पंगु था, या एकदम कह सकते हैं भ्रष्टाचार की सीमाएं थे। ये जो अंडरवर्ल्ड के लोग होते थे, जेल से भी ऑपरेट करते थे। जेल से भी जो है लोगों को जब मैसेज देते थे, चिट्ठी लिख के भेजते थे, फोन करवाते थे कि भाई वो करो। कोर्ट से नहीं डरते थे, कोर्ट से भी नहीं डरते थे। लोगों में एक प्रकार का खौफ का माहौल था। तो कानून से डरना नहीं, जेल से डरना नहीं, तो इलाज क्या है? पब्लिक बड़ी परेशान थी। तो मुंबई पुलिस के अंदर, और मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा सरकार का। उस जमाने में तो शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी शुरू में, बाद में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर सरकार कोई भी हो, पार्टी पावर में कोई भी हो, सब ने इस बात को सपोर्ट किया है कि भाई अगर एनकाउंटर हो रहे तो अच्छी बात है। उस टाइम इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, सबको सुरक्षा चाहिए थी। और उस जमाने में बहुत अंडरवर्ल्ड के बहुत लोग मारे गए। हम लोग बोलते हैं कि एनकाउंटर तो हो जाते हैं।
400 से 450 के आसपास अंडरवर्ल्ड के लोग मारे गए माय ये गॉड। 4-5 साल के उसमें। सरकार एक जो है एक अच्छा कानून लेके आई जिसको मको का कानून बोलते हैं, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ओके। मकोका। मको का बोलते हैं। उसे बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, अरेस्ट हो गया तो बेल नहीं होगी, बेल का प्रावधान नहीं, लंबे समय तक पुलिस कस्टडी में आप रख सकते हो। दूसरा कोई आपका साथी अगर आपको कन्फेशन देता है तो वो भी आपके खिलाफ जाएगा। तो बहुत उसमें कानून ने काफी मदद किया। तो कानून प्लस हार्ड हिटिंग टैक्टिक्स ऑफ द पुलिस, इन्होंने मुंबई शहर को एकदम से क्लीन सुरक्षित कर दिया। ज्यादातर गुंडे बदमाश अंडरवर्ल्ड के लोग मुंबई छोड़ करके भाग गए। आज जो है केवल जो है मैं कह सकता हूं अंडरवर्ल्ड का नाम जो है मीडिया में ज्यादा चलता है, फिल्मों में ज्यादा चलता है, उस टाइम खत्म हो गए। वास्तव में ग्राउंड में मुंबई में नहीं है, बहुत कम लोग हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं क्या उस जमाने में मुंबई देश की क्राइम रेट में 28वें नंबर पे थी। ओ 27 और ज्यादा दूसरे शहर उनमें क्राइम रेट ज्यादा था। आज भी ऐसी हालत है। मुंबई शहर जो है बहुत ही सेफ सुरक्षित शहर है, जी, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। 12 बजे 1 बजे आप जाओ, कोई कुछ ऐसा नहीं है। उस जमाने में इतना जरूर था कि जो लोग जो अंडरवर्ल्ड का सहारा लेते थे, विशेष रूप से बिल्डर हुए, विशेष रूप से फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग काम करने वाले जो अंडरवर्ल्ड का सहारा लेते थे अपने काम के लिए, प्राइवेट काम के, इन लोगों को बाद में परेशानी भी होती थी। उनका मालूम के पास पैसा भी है, तो धीरे धीरे करके अंडरवर्ल्ड का जो है वहां से जो है मैं कह सकता हूँ राज जो है खत्म हुआ, उनका खात्मा हुआ। और सर हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से लोग जाते थे, वहाँ गैंग्स ज्वाइन करने। गैंग ज्वाइन करते थे। यूपी बिहार से तो बहुत लोग यूपी थे। बिहार से बहुत लोग जाते थे हमारे जा करके शूटर बनते थे। तो मैं तो भगवान कृष्ण की गीता में विश्वास करता हूँ। जी। भगवान कृष्ण बोलते हैं सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, सज्जनों की रक्षा करो और दुर्जनों का विनाश नाश करो। करो। इससे जब तक दुर्जनों का विनाश नहीं होगा तब तक सज्जनों की रक्षा नहीं हो सकती। और वही आपने वहां पे करके वही हमको जो है करने का मौका मिला। हमारी टीमें अच्छी थी, सरकार हमारी अच्छी थी, पार्टी पावर में कोई भी हो, सब लोग सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए सब लोगों ने पुलिस को जो है एक बहुत बड़ा संबल दिया। मैं तो ये कह सकता हूं कि इनडायरेक्टली कोर्ट और जुडिशरी के लोग भी इस बात से खुश थे कि shootouts हो रहे हैं। पुलिस अच्छा काम कर रही है। हाँ कि शूट आउट्स हो रहे हैं, मतलब मार रहे हैं जाके। क्योंकि सर मीडिया में अभी भी रिसेंटली भी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स पे जिसमें वो पूरा फेस दिखाया गया था शूट आउट वाला। क्या आपको मीडिया से बैकलैश मिला उस टाइम पे कि ये ऐसे मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स है ये अपनी गैंग बना के शूट आउट करने जा रहे हैं? जो हो रहा था वो सही हो रहा था, वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या आपको मीडिया से बैकलैश या जो गैंग्स थी उनसे आपको थ्रेट्स आए? देखिए क्या होता है कि मीडिया के जो लोग हैं, ऐसा नहीं, बहुत लोग अपने को सपोर्ट भी करते थे इनडायरेक्टली। कुछ लोग मीडिया में ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाले होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं निकालने के लिए कमी कहाँ रही, पुलिस को ऑपरेशन में गड़बड़ कहाँ थी, ये पुलिस वालों ने जानबूझ के स्टेज तो नहीं किया एनकाउंटर। ये लोग लगते हैं इस तरह के, लेकिन धीरे धीरे पुलिस भी जो है समझदार होती जा रही थी। पुलिस अपने तौर तरीके उस तरीके से मेंट उसी हिसाब से वो करते थे ताकि कोर्ट में पकड़े ना जा सके। देखिए इसमें मैंने कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है, सरकार सपोर्ट करे कोई भी, लेकिन जब कोर्ट में बात आती है वहां तो आपको डॉक्यूमेंट काम आता है ना, बिल्कुल कि आपके पास रिकॉर्ड क्या है। बिल्कुल। तो रिकॉर्ड उस हिसाब से जो है, पुलिस वाले भी इस तरफ से रिकॉर्ड अपने बनाते थे कि ताकि वो लोग उसमें बच सके। और और कभी गलती हुई तो फंसे भी हैं हमारे लोग, फंसे भी है, जेल भी गए हैं, जेल भी गए, पुलिस वाले जेल भी गए, जेल भी गए जहाँ फंसे हैं। आपकी लाइफ को थ्रेट उस टाइम पे, क्योंकि जब आप गैंग वॉर के मतलब गैंग्स के पीछे पड़े हैं, वो भी इतने नोटोरियस गैंग्स, डी कंपनी जैसे। मुझे थ्रेट जो है पहले से, क्योंकि मैंने नक्सलाइट एरिया में काम किया, वहां भी आपको मालूम है जैसे मैंने कहा मारने की बात थी, या तो आप मारे जाओ या मारो। क्या तो बात, कौन समझदार आदमी ऐसा करेगा जो खुद मरना चाहेगा? सही बात है।
यही अंडरवर्ल्ड के साथ बात है, ये नक्सलाइट के साथ बात है। तो ये बात जो थी, तो इसलिए अपने को थ्रेट तो वहीं से गढ़चिरौली से शुरू हुई। उसके बाद क्योंकि अंडरवर्ल्ड में मैं यहाँ पर जो है मुंबई के अंदर टीम को हेड करता था, टीम को सुपरवाइज करता था। तो ऐसा मुझे आकर के किसी ने, गढ़चिरौली में तो मुझे हुआ, उसमें नक्सलाइट ने चिट्ठी लिखी गई थी इस तरह की कि भाई हम इसके पीछे टारगेट अपने को बनाया गया। लेकिन मुंबई में किसी अंडरवर्ल्ड के लोगों की इतनी हिम्मत मुझे नहीं हुई डायरेक्ट बोलने की या कोई ऐसा फोन करने की, क्योंकि डरते ही पुलिस से थे, और सर आप थे भी तो डरते ही पुलिस की गोली से थे। थे भी तो आप रफ तो इसलिए उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी शुरू में हमारे कई पुलिस वाले मारे गए। अंडरवर्ल्ड के लोगों ने पुलिस को भी गोली मारी है, ऐसा नहीं है। पुलिस के लोग मरे हैं, इंजर्ड भी हुए हैं। तो ऐसे मामले में आपको सावधानी तो रखनी पड़ेगी और सावधानी रखना भी चाहिए। इसलिए हम लोग जो है शुरू से ही हम लोग इस बात के आदी थे कि मैं तो जब से समझ लीजिए कि एएसपी था, एएसपी से लेकर के हमको ये बोले करते थे, मैं जब एएसपी था नासिक में, तो हमारे जो डीआईजी होते थे उस जमाने में, डीआईजी होते थे, एक मिस्टर अकाशी नाम के डीआईजी थे। तो मैं एक दिन उनसे मिलने गया तो मेरे पास रिवॉल्वर नहीं, तो उन्होंने पूछा आपकी रिवॉल्वर कहाँ है? तो मैंने कहा सर ये तो कोई लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं इसलिए नहीं लगाया। बोलते लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम को बोल के आएगी क्या? बोल के आएगी। हाँ, आपको कुछ एडवांस नोटिस देंगे? रिवॉल्वर हमेशा रहनी चाहिए। तब से लेकर के मैं ये कह सकता हूं, जब तक मैं ज्वाइंट कमिश्नर था क्राइम के, जैसे आपने बात किया, तब तक मैंने ज्वाइंट कमिश्नर मीन आईजी लेवल तक, एएसपी से लेकर के आईजी तक, इनफैक्ट मैं नक्सलाइट एरिया में AK-47 रखता था। आप अपने पास ही अपने पास वहाँ उसकी जरूरत थी, न केवल उसकी जरूरत थी हमको, उसके बाद के हम लोग प्रैक्टिस करते थे, ट्रेनिंग लेते थे। मान लीजिए गाड़ी पर अटैक हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? चलती हुई गाड़ी से कूदेंगे तो कैसे कूदेंगे? चलती हुई गाड़ी में अगर चल रहे थोड़ा स्पीड कम है तो उसको कैसे उसमें बैठेंगे? आए तो हम एकदम से सीट से नीचे उतर के एकदम नीचे कैसे जाएंगे? AK-47 हम कैसे उसमें करेंगे? मैंने इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने पंजाब में भी काम किया है। अच्छा। 2 महीने का ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब की हालत बहुत खराब थी। इलेक्शन थे तो मैं उस समय कमांडेंट हो गया और मुझे जो है एक बटालियन लेकर के मैं आया था। पंजाब की हालत बहुत खराब थी। 5-6 बजे शाम मार्केट सब बंद हो जाते थे। ये मालूम नहीं कौन टेररिस्ट है, कौन है, ये आतंकवादी तो मालूम नहीं। तो मैं बोल कर रखता था अपने लोगों को, जो टीम चलती थी, जिस पर डाउट है पहले गोली मारना, बाद में देखेंगे कौन है। हम इस बात की बाट नहीं देख सकते कि पहले अपने को गोली लगेगी उसके बाद हम उसका उत्तर देंगे, ऐसा नहीं है। क्या बात है, एकदम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जहां डाउट है कि हो सकता है पहले गोली मारना है, बाद में हम देखेंगे क्या है। तो नक्सलाइट एरिया में हमको ऐसा करना पड़ता था, AK-47 रखना पड़ता था। लेकिन यहां पर तो मैं रिवॉल्वर रखता था। ज्वाइंट कमिश्नर लेवल तक, आईजी लेवल तक हम लोग लगते थे, पता नहीं कब उसकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए जहां हमको उसकी जरूरत पड़ी। आपने भी क्या सर किसी पे गोली चलाई बॉम्बे जैसे शहर में? मुझे मेरा लगता मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे नीचे के जो लोग थे वो चलाते रहते थे। हाँ, लाठी जरूर मैंने चलाई है। लाठियां चलाई है, कई बार चलाई है। अच्छा, पर गोली नहीं चलाई? गोली मैंने नहीं चलाई है। नक्सलाइट एरिया में भी नहीं चलाई? नहीं, वहां मौका, मैं बहुत बार इच्छा था कि मेरा आमने सामने एनकाउंटर हो। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जब किसी पुलिस ऑफिसर के बंदूक से गोली निकलती है, क्या फीलिंग होती है कि आपने, मतलब देखिए ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। सारे पुलिस वाला, एक सिपाही से लेकर के IPS तक, एवरीबडी इज ट्रेन्ड इन फायरिंग, पुलिस फायरिंग। फायरिंग करना पड़ेगा, लेकिन सब लोग फायरिंग नहीं कर सकते। सामने गोली चलाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, सब लोग नहीं कर सकते ऐसे। सब जगह ये, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, कहीं भी आप जाओ, सब लोग
एकदम से गोली नहीं चला सकते। आपको मालूम है कई बार जो लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम आती है सब लोग गोली नहीं छोड़ पाते हैं। ऊपर के अधिकारी जो हैं वो बोलते हैं भाई तुम कौन कौन जो है फायरिंग करेगा, और फायरिंग करने के लिए इसलिए एनकाउंटर जो टीम बनी है मुंबई शहर के अंदर, ऐसे नहीं आप किसी को भी एनकाउंटर टीम में डाल सकते। इस सब के बस की बात नहीं है। वो अंदर होना चाहिए गोली। आदमी पे गोली चलाना बड़ा कठिन काम है। हाँ, मैं कहता हूं कि बहुत लोग ऐसे होंगे कि अपने ऊपर गोली आ रही तब भी गोली चला नहीं पाते हैं। और ये बॉम्बे से शहर का इतिहास है, जिन लोगों पर लाइसेंस्ड रिवॉल्वर पिस्टल थी, शायद केवल पिछले 15-20 वर्षों के अंदर केवल 2 केस ऐसे हैं, उनमें से 2 लोगों ने गोली चलाई है। अंडरवर्ल्ड के लोग उनके ऊपर आए करने के लिए, लेकिन लोग हथियार रखते हुए भी गोली नहीं चला पाते हैं। तो गोली चलाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत और साहस चाहिए। बिल्कुल। इसलिए सब लोग जो हैं एनकाउंटर जैसे बोलते हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब लोग नहीं बन सकते हैं। इसलिए सब लोग जो है कमांडो नहीं बन सकते हैं। सही बात है। आर्मी के अंदर भी कमांडो बनते हैं, हर एक जो है सब उसमें कमांडो बनते हैं जो देश के इसमें जो है जहाँ मरने और मारने की बात हो, जहाँ मालूम है कि सामने बम फट सकता है, सामने जब बम फटता है तब मालूम चलता है। मैंने ट्रेनिंग लिया है, कमांडो ट्रेनिंग मैंने भी लिया है। Okay. मैंने अमेरिका में ट्रेनिंग लिया है। जब बम फटते हैं ना, जो ब्लास्ट करते हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग में ब्लास्ट करते थे। ब्लास्ट करने के बाद क्या सिचुएशन होती है, आदमी को कितना डर लग सकता है। एकदम धुआं हो रहा है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा, ब्लास्ट हो रहे हैं, गोली चल रही है, कहाँ गोली लगेगी, क्या होगा। ऐसे टाइम के ऊपर कौन गोली चला सकता है, कौन हिम्मत रख सकता है। बहुत लोग डर जाते हैं, ज्यादा लोग डर जाते हैं ऐसे मामलों में, ट्रेंड लोग भी डर जाते हैं। उसमें हिम्मत बना करके रखना, साहसी बन करके रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें लोग कम मिलते हैं। बिल्कुल सर, मैं वो सही बात। एक जैसे अभी अपने बम की बात कही, 2003 में आप थे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां पे। क्या रिएक्शन होता है सर जब बॉम्ब ब्लास्ट जैसी चीज आपके शहर में हो जाए? इमीडिएटली क्या कॉल टू एक्शन रहता है उस टाइम पे? देखिए, मैं जब ज्वाइंट सीपी क्राइम बनकर के आया मुंबई शहर में, उससे पहले कई घटना ऐसी हुई कि बम ब्लास्ट शहर में हुई, जी, कई लोग मारे गए। उसके बाद मेरे आने के बाद भी जावेरी मार्केट और इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया का वहां पर ब्लास्ट हुए। एक तो खौफ का माहौल बनता है। बिल्कुल। पुलिस वालों का विशेष रूप हम लोग को बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं हमारी चूक है। हम कहो हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई है, या हमारा जो सिस्टम है कि इस तरह के लोग भाई शहर के अंदर हैं, हमको मालूम नहीं चला है। हम लोग बहुत बाहर बोले मत बोले, लेकिन अंदर हम लोग बहुत महसूस करते हैं। पुलिस वाले को हमको बहुत बुरा लगता है, इसलिए हम ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि पीछे इसके बम ब्लास्ट के पीछे जो लोग हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाए, पता किए जाए कहाँ कॉन्स्पिरेसी हुई, कहाँ से बनी, कहाँ से लोग ट्रेंड हुए, कहाँ से लोग आए, कैसे सब हुआ। और ये जो केस है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं जी। मैं ज्वाइंट सिविक क्राइम था और गेटवे ऑफ इंडिया इतना हिस्टोरिकल प्लेस, जावेरी मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है मुंबई का। मैंने अपने सभी अधिकारियों को बुलाया और मैंने कहा भाई ये अपनी जिम्मेदारी है, जल्दी जल्दी इस केस को हमको हल करना है। मुझे यहाँ तक याद है शायद हमको 3 दिन लगे इस केस को क्रैक करने में। और हमारा एक अधिकारी था इंस्पेक्टर रैंक का, आप विश्वास नहीं करोगे, एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी 3 दिन तक जिस कॉलोनी में हमको थोड़ा बहुत सूचना मिली, ड्राइवर बच गया था, उसमें ड्राइवर बाहर था,
कहाँ से गाड़ी ली, कहाँ से टैक्सी ली, टैक्सी थी वो, टैक्सी में ब्लास्ट टैक्सी में हुआ था। ब्लास्ट जी, हुआ जी, था। और जिस कॉलोनी के ऊपर हमको थोड़ा एक वो था, शक शक। था, हमारा ये इंस्पेक्टर 3 दिन तक वहाँ ये इसको क्या बोलते हैं, तहमंद बांध करके गोल टोपी लगा करके 3 दिन तक फल बेचता रहा। हाइड आउट कर रहा है। फल बेच रहा था, सिर पे फल रखे हैं टोकरे में, इधर से उधर, क्योंकि अगर एक जगह जाएगा, एक जगह अगर वो लगा दिया थैली, एक जगह उसको ये क्या ले, टोकरे में फल बेच रहा था, जगह जगह जा रहा था। 3 दिन के बाद उसको मालूम चला, तब हम लोगों ने पहले अरेस्ट किया। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सोच सकते हो कि एक इंस्पेक्टर रैंक का आदमी ऐसे जाकर के वहां जमीन पे बैठेगा और फल बेचेगा और सिर पे लेकर के वजन उठाकर जाएगा। इतनी मेहनत लगती। और अच्छी बात यह है, कई बार हम लोग गलत कर देते हैं। कई बार पुलिस वाले अंडर प्रेशर आते हैं, सरकार के प्रेशर में आते हैं, पब्लिक के प्रेशर में आते हैं कि हम लोगों ने केस को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट होना चाहिए, जल्दी जल्दी जो है एक्यूज पकड़े जाना चाहिए। मैंने कहा भाई ईमानदारी के साथ केस जो डिटेक्ट होना चाहिए। जी सर। कोई गलत आदमी, कोई निर्दोष आदमी, मैं इस बात को मानता हूं, आप निर्दोष आदमी को अगर पकड़ेंगे और इस प्रकार के टेररिस्ट केस में अगर हम अरेस्ट करेंगे, उससे जो है कम्युनिटी भी अपने से खिलाफ होती है, और जो लोग जो हैं हम लोगों को और ज्यादा आतंकवादी बनाने का काम करते हैं। हम लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूं। मैं पढ़ भी रहा था कि आप कभी प्रेशर में आए नहीं ऐसे, आपने हमेशा वही करा जो सही है। जो सही है। बिल्कुल। तो सर मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी जो ट्रांजिशन रही, आपने एकदम डिसाइड करा 2013 में या 14 में ही, स्टार्टिंग में 14 में ही आया मैं कि आपने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, तो जो आपका पहला तो ट्रांजिशन रहा फ्रॉम अ टॉप कॉप ऑफ द कंट्री टू अ पॉलिटिशियन, एंड जो ये डिफरेंट जिंदगियां हैं एक पुलिस वाले की और एक पॉलिटिशियन की, उसमें आपको क्या फर्क लगता है और क्या आपका आया कि एकदम से आपने कहा आई वांट टू रिटायर? दो बातें हैं जी। एक तो मेरा पॉलिटिक्स में ऐसे आने का कोई इच्छा नहीं, कि मैं टॉप पोस्ट पे था। जी। पुलिस कमिश्नर मुंबई की एक ऐसी पोस्ट जिसमें महाराष्ट्र कैडर का आईपीएस ऑफिसर 20 से 25 साल सपना देखता है कि कभी मैं इस कुर्सी पे आकर के बैठूं। सबको नहीं मिलता है। और मैं पहला पुलिस कमिश्नर हूं जो 150 साल के इतिहास में जिसने वो नौकरी छोड़ी है, पहला। अच्छा। मेरे से पहले किसी ने नहीं किया। लोग तो एक एक दिन के बैठना चाहते हैं, मेरे सामने तो अभी 2 साल और पड़े हुए थे। वाओ। एक तो मैं कहता हूं कि ये शायद मेरा निर्णय नहीं है, ये ईश्वर का निर्णय है। इतना बड़ा निर्णय मैं नहीं ले सकता हूं। लोग तो मुझे, जब मैं छोड़ा तभी लोग बोलते थे पागल आदमी है ये, पुलिस कमिश्नर की नौकरी छोड़ करके वीआरएस लेकर के, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के पॉलिटिक्स में जा रहा है। एक तो मुझे लगता है कि ये मैं बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, भगवान में अटूट विश्वास रखता हूं जी। अटूट विश्वास। कुछ भी हो जाए, मेरा विश्वास है परमात्मा के, उसमें कभी वो नहीं होने वाला, कभी मतलब खत्म होने की बात तो छोड़ दो, कभी ढीला भी नहीं होने वाला। मैं अटूट विश्वास रखता हूं, इसलिए मुझको लगता है ये शायद ईश्वर की आज्ञा थी। नंबर 2, मैं बहुत अपने काम से, मैं बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय पुलिस कमिश्नर था। बहुत लोकप्रिय। और न केवल मुंबई में, मैं नागपुर का, पुणे का, वहां का भी पुलिस कमिश्नर रहा हूं। आज भी आप जाएंगे, जाकर के पता कीजिए भाई सबसे अच्छा पुलिस कमिश्नर कौन था। आज बहुत लोग मिलेंगे आपको नाम लेने वाले। मैं रोजाना 3 से 4 घंटे पब्लिक से मिलता था। रोजाना। परमात्मा की कृपा रही कि मैं बहुत, इसलिए पार्टी ने मुझको अप्रोच किया। अच्छा, पार्टी ने आपको अप्रोच किया? पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने, टॉप के लोगों ने, या पुलिस कमिश्नर रह गए, अब आगे क्या करोगे, आप जैसे लोगों को पार्टी को जरूरत है। क्या बात है। तो मुझको लगता है कि शायद इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हुआ, ईश्वर की इच्छा भी थी।
इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आ गया। फर्क ये है, मैंने कभी, किसी ने मुझे पूछा था ये सवाल, तब मैंने कहा था, जब मैं पुलिस सर्विस में, पुलिस कमिश्नर था, 33-34 साल मैंने पुलिस सर्विस में काम किया, क्योंकि वरिष्ठ स्तर पर रहा, आईपीएस ऑफिसर रहा, ज्यादातर सैल्यूट लेने का काम करता था। सैल्यूट लेने का काम? लेने का। हाँ। सैल्यूट जो है करने का टाइम कम मिलता था। हाँ। कोई बड़े हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए, होम मिनिस्टर जी आ गए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी आ गए, तो वहां करने का मौका मिलता है, ज्यादातर लेने का देने का है। तो मैंने कहा था 30 साल से ज्यादा पुलिस सर्विस में मैंने जितनी सैल्यूट ली, वो मैंने पॉलिटिक्स में आने के बाद 1 साल में ब्याज सहित वापस कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ सबको इस पॉलिटिक्स के अंदर आकर के देना पड़ता है, सबको जो है हाथ जोड़ना पड़ता है। इस देश के अंदर ये वोट का चक्कर ऐसा है, एक अच्छे आदमी की, अच्छे पढ़े लिखे आदमी की भी, उसकी वोट की कीमत भी इतनी ही है। एक गुंडे और जो असामाजिक तत्व है, उसकी वोट की कीमत भी इतनी है। बिल्कुल, सबकी इक्वल। इसलिए इस लोकतंत्र के अंदर मुझको लगता है कि जहां वोट की राजनीति चलती है, पॉलिटिशियन भी कमजोर हो जाता है। लेकिन मैंने वो जीवन भी पूरी अच्छी तरह से मस्ती से जिया, लोगों की सेवा करते हुए जिया, आनंदित होकर के जिया। आज यहाँ हूँ, अपने क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता बनकर पार्टी जो भी मुझे आदेश देती है, जो भी काम देती है, उसको भी मैं ऐसा ही मानता हूँ। मैं हर एक काम, प्रत्येक दिन ऐसा मानता हूँ, ये मेरा जन्मदिन है, मेरा ये जो परमात्मा का दिया हुआ दिन है। इसलिए मैं प्रत्येक दिन मैं ईश्वर की सेवा के हिसाब से समाज की सेवा करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए मैं रखता हूँ। इसलिए किसी भी बात से न मैं कभी परेशान होता हूँ, न कभी टेंशन में आता हूँ। गर्मी में जब पसीना बहता है उसको भी मैं एंजॉय करता हूँ, जब जो है ठंड में जाते हैं उसको भी मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि उद्देश्य केवल एक है, और उद्देश्य ये है कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ, समाज के लिए कुछ कर सकूँ, आने वाला समय हमको कुछ याद रख सके। केवल इसी उस उद्देश्य को लेकर के मैं काम करता हूँ। क्या बात है सर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ये कॉन्वर्सेशन करके। आपने मुझे समय दिया, बहुत सारी चीजें जानने को मिली, सीखने को मिली। आई होप जो मेरे पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं वो भी इस एपिसोड को एंजॉय करें। और आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा, इंस्पायरिंग है। मैं भी एज अ यंगस्टर बहुत इंस्पायर हुआ आपकी बातें सुन के। हाँ, ये एक पॉडकास्ट में बात नहीं बनेगी। हाँ, क्योंकि पहलू बहुत मैंने देखा है आपके साथ तो कम से कम 4-5 घंटे चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना कुछ है बताने के लिए। बट पहली बार है, आगे फिर करेंगे होपफुली आपके साथ। बट थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।